हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये कुछ क्वेश्चंस भेजे थे बच्चों ने और उनके मैं आपको वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो एज ए पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी मैंने जस्ट उसको एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन को। बोला गया है कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और उनमें एंगल है थीटा। तो मतलब ये पूरे का पूरा एंगल थीटा है, दोनों इंक्लाइंड है और उसका रिजल्टेंट है आर। जो आर है वो ए से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, बी से बीटा बना रहा है। तो उन्होंने पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपको गलत स्टेटमेंट फाइंड करनी है इसमें से, ठीक है। तो समझ आया, दो वेक्टर्स हैं उनमें एंगल थीटा है और अल्फ़ा और बीटा ये रिजल्टेंट बना रहा है ए और बी से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को और फिर स्टेटमेंट इनमें से चेक करते हैं कि कौन सी गलत है। तो ऐसे हमारे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी है और इनमें एंगल है थीटा। और ये जो रिजल्टेंट है हमने ड्रॉ किया वो कुछ ऐसा ड्रॉ किया है, ऐसे ये आर, और ये एंगल है अल्फ़ा और ये एंगल है बीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसके ए और बी के कंपोनेंट करता हूँ, एक तो अलोंग दिस और एक परपेंडिकुलर टू दिस। तो मतलब अगर बी का मैं इस तरफ कंपोनेंट लूँ ऐसे और ए का मैं इधर कंपोनेंट लूँ ऐसे, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा बी साइन थीटा, बी साइन बीटा, मतलब बी के दो कंपोनेंट है, इधर साइन और इधर कॉस आ जाएगा, ये आ जाएगा बी कॉस बीटा। और ए का कंपोनेंट इधर आ जाएगा ए साइन अल्फ़ा और इधर आ जाएगा ए का एक कंपोनेंट ए कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे ये कहानी पूरी की पूरी कुछ ऐसे होगी कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है, और उनका रिजल्टेंट है ऐसे, ठीक है। ये आर है और इधर ही दो वेक्टर्स हैं जो मेरे पास ये मैंने किए थे, दैट इज़ बी कॉस बीटा एंड ए कॉस अल्फ़ा। और ये है मेरे पास ए साइन अल्फ़ा एंड बी साइन बीटा। तो देखिए, अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट बिल्कुल इस तरफ है तो ये और ये कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। ऑपोजिट तो दिख ही रहे हैं, इक्वल भी होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ दैट ए साइन अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल्स टू बी साइन बीटा। तो ए बाय साइन बीटा मस्ट बी इक्वल्स टू बी बाय साइन अल्फ़ा। तो हम अपने जो क्वेश्चन है उसमें ये स्टेटमेंट चेक करते हैं कि ऐसा कुछ है, ए साइन अल्फ़ा बी साइन बीटा, ए साइन अल्फ़ा बी साइन बीटा। ये मैंने कैसे किया है, मैंने ये कह के किया है कि ये दो वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट इस तरफ है, तो इसके ये दो कंपोनेंट जो बने हैं ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हमें आर से देखना है, ठीक है। तो आर से रिलेशन देखेंगे इसका यहाँ से। तो मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। देखिए टैन अल्फ़ा, अगर आपको याद हो कि हम वेक्टर का रिजल्टेंट का एंगल कैसे लिखते हैं, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैन अल्फ़ा यहाँ से, क्योंकि मेरे को आर चाहिए ना, तो आर वाला एंगल, आर मतलब मेरे क्वेश्चन में आना चाहिए आर। तो मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ दैट ए कॉस अल्फ़ा प्लस बी कॉस बीटा इज इक्वल्स टू आर। और आर हम कैसे लिख सकते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन में आर आए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ऑप्शंस में आर बैठा है हर एक जगह, ठीक है। तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये आर इधर है और इसका ए का और बी का कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आर में आए थे ये दोनों मिलकर ही तो आर बना रहे हैं। तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब मैं इस यहाँ से ए की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट कर सकता हूँ। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बी साइन बी कॉस बीटा इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ से मैं बी
ये मेरे पास आ गया, ये मैं b कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और ये मेरे पास कॉस अल्फ़ा, ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ से ना हम इसका एलसीएम ले लेंगे, b साइन बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस, यहाँ से b तो कॉमन आ गया, तो कॉस बीटा साइन अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू r। ये मैंने इनका एलसीएम ले लिया, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा, ये मैंने कैसे लिख लिया, क्योंकि ये a और b है जो, इसके एक कंपोनेंट तो यहाँ पे आ गया और एक कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, ये दोनों कंपोनेंट मिलके ही तो रिजल्टेंट दे रहे हैं r, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, तो मेरे पास आया b, ये मेरे पास क्या है, साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका मतलब होता है साइन ए प्लस बी। तो ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा को मैं r के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो व्हाट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ से अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा एंगल देखोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तो ये मैं यहाँ पे b साइन थीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इसके बराबर लिख दिया, इज़ इक्व टू r साइन अल्फ़ा, वही चीज़ आ गई। तो मैं लिख सकता हूँ b साइन अल्फ़ा इज़ इक्व टू r बाय साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हम चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट है, कहीं ऑप्शन है हमारा। तो देखिए यहाँ पे है या ये ए वाला ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, r साइन अल्फ़ा, देखिए r साइन अल्फ़ा इज़ इक्व टू b साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो b साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इन तीनों को मिला के अगर आप ए स्टेटमेंट चेक करोगे, ये मेरे पास है b बाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्व टू r बाई दिस, एंड b बाई साइन अल्फ़ा यहाँ पे है मेरे पास जो b बाई साइन अल्फ़ा, ये b बाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्व टू a बाई साइन बीटा। तो इस स्टेटमेंट से और इस स्टेटमेंट से, दोनों से मैं ये कह सकता हूँ कि ए ऑप्शन भी सही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस और इस स्टेटमेंट से मैं मिला के कह सकता हूँ ए बाई साइन बीटा इज़ इक्व टू b बाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्व टू r बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये मेरी पहली स्टेटमेंट भी सही होगी, ठीक है। ये देखिए और ये स्टेटमेंट देखिए, ठीक है, तो ये भी सही है। तो मतलब इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ये मेरा ऑप्शन मतलब सही ऑप्शन आ गया, मेरा आंसर है ये, ठीक है। उन्होंने इनकरेक्ट पूछा था तो ये रिलेशन इनकरेक्ट है, 3 हमने करेक्ट फाइंड कर लिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ़ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर देन सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। देखिए ध्यान से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को आपको फाइंड करने के लिए अपना हाथ चलाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपना हाथ ऐसे रखता हूँ और जो बी वेक्टर है वो मान लीजिए ऊपर की तरफ है, तो मैं अपनी उंगलियां ऊपर की तरफ मोड़ूंगा, तो इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट। अब जो ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट है वो सी प्लस डी के रिजल्टेंट के बराबर है, ऐसे कहना चाहिए, रिजल्टेंट शब्द गलत है। ए क्रॉस बी, जो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास मिल रहा है, एक वेक्टर मिल रहा है। जैसे मान लीजिए मैं ए ऐसे मान लेता हूँ, बी ऐसे मान रहा हूँ, तो ऊपर की तरफ जो मेरे पास कोई भी इसका आंसर आ रहा है ए क्रॉस बी करके, वो सी प्लस डी के रिजल्टेंट के बराबर है, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, तो मान लीजिए ये मैं ऐसे हम इसको फिगर आउट करके देखते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनका रिजल्टेंट आया सी वेक्टर इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब यहाँ पे ऐसे आ गया रिजल्टेंट ऊपर की तरफ। अब कोई सी प्लस डी का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में है और ए क्रॉस बी करके भी इधर ही हमें आता है ऐसे, ठीक है। इसका मतलब जो सी और डी है वो इसी प्लेन में लाई करेंगे, इसी प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब सी और डी इस प्लेन में लाई करेंगे। तो ऑप्शन पहला क्या बोला है कि बी इज पैरेलल टू सी, ठीक है। क्या ये जरूरी है कि सी है, जो सी वेक्टर है जो वो बी के पैरेलल हो सकता है कि सी ऐसे हो, कहीं मान लीजिए कुछ और एंगल हम फॉर्म कर लेते हैं, मान लीजिए कि सी वेक्टर कुछ ऐसे हो, ऐसे, ठीक है, और इस ऐसे इंक्लाइंड, और जो मेरा ये ए है या बी वेक्टर है वो ऊपर है, बिल्कुल सीधा है, ठीक है। तो हम ये पक्का नहीं कह सकते कि बी इज़ पैरेलल टू
सी प्लस डी, ठीक है। सी प्लस डी का मतलब समझिए, सी प्लस डी का मतलब है कि इनका रिजल्टेंट और बी वेक्टर पैरेलल है। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, और सी प्लस डी का जो रिजल्टेंट है और ए क्रॉस बी से जो आंसर आ रहा है वो ए की डायरेक्शन में है, तो बी और ए तो इसके पैरेलल नहीं है इस चीज़ के। सी प्लस डी का मतलब भी तो यही चीज़ बना रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं। तो ए इज़ परपेंडिकुलर टू सी, तो जो ए है वो क्या सी के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ए इज़ परपेंडिकुलर टू सी, तो ये मेरे पास ए है, ठीक है। तो जो सी होगा, मान लीजिए वो ऐसे है, सी ऐसे है, ठीक है, मतलब इससे कुछ एंगल बना रहा है इससे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये एंगल, तो ये तो 90 डिग्री ही बन रहा है, ठीक है, ऐसे रख के। इस प्लेन में देखिए, इस प्लेन में, ठीक है, ऐसे नहीं, ऊपर से नहीं देखना आप, इस प्लेन में देखिए, इस प्लेन में ऐसे, तो ये एंगल है जो वो 90 डिग्री है। इसका मतलब ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप ये आपको समझ आया होगा। ये ऐसे समझाना मुश्किल होता है ऐसे स्क्रीन पे, फिर भी मैं कोशिश दोबारा करता हूँ समझाने के लिए। मैं थोड़े से छोटे वेक्टर लेता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो तो इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे ऊपर की तरफ। अब उन्होंने कहा है कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया ना, ये दो वेक्टर्स और हैं जो जुड़ रहे हैं, सी प्लस डी, तो इसी डायरेक्शन में वो इनका सी प्लस डी का रिजल्टेंट आ रहा है, ठीक है। सी प्लस डी का रिजल्टेंट आ रहा है इसी डायरेक्शन में। अब उन्होंने बोला है बी इज पैरेलल टू सी प्लस डी। अब ये जो बी वेक्टर है वो तो ऊपर की तरफ है और सी प्लस डी का रिजल्टेंट इधर है, तो ये दोनों पैरेलल थोड़ी हैं, ये तो हो ही सकता है, ये तो परपेंडिकुलर होंगे। अब ए इज परपेंडिकुलर टू सी, ये मेरे पास ए है, ठीक है, ये ए है, ब्लू कलर का ए। अब मान लीजिए कि जो सी वेक्टर है वो कुछ ऐसे होता, ऐसे मान लीजिए, ऐसे इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे होता। तो अगर मैं बी को एक बार हटा दूं ऐसे, तो देखिए ये कैप और पेन में एंगल है जो वो 90 फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसीलिए वो कह रहे हैं बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आगे के जो ऑप्शंस है वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, वो सही नहीं है। और जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो एमसीक्यू, तो आपको हर एक ऑप्शन चेक करना चाहिए, बट यहाँ पे मैं इनको छोड़ रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, उसमें कहा गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है जो, और ए डॉट बी है जो, उनका स्क्वायर है, उनके मॉडुलस का स्क्वायर है, वो किसके बराबर है। तो ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी क्या आता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है, और उसका स्क्वायर है, प्लस ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर बोला गया है ऊपर। तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, पीछे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो आंसर क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मेरे पास आंसर आ गया, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ, इफ वेक्टर्स ए वेक्टर, इफ यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन ए कैप माइनस बी कैप किसके बराबर होगा, वो हमें सॉल्व करना है। तो मान लीजिए कि ये ए कैप है और ये बी कैप है, ठीक है, ए कैप, और ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, बी कैप है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, ठीक है, और ये दोनों एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, ठीक है। और हमें उन्होंने बोला है कि ए कैप माइनस बी कैप का आप मॉडुलस बताइए, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा ए कैप का मतलब है कि 1 मैग्नीट्यूड, तो 1 स्क्वायर, मतलब मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ए कैप या इसको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैंने आपको सिखाया था ना, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बट हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हमें कैप दे दिया उन्होंने, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस बी इंटू कॉस थीटा। वही चीज़ यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, तो ए स्क्वायर की जगह जो है मेरे पास वो 1 स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे माइनस बी आ जाएगा, ठीक है, माइनस बी तो मतलब -1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 इंटू 1 इंटू -1 इंटू कॉस थीटा। तो मेरे पास आ गया 1 प्लस 1 और ये आ जाएगा -2 कॉस थीटा, तो ये मेरे पास आ गया
2 माइनस 2, तो 2 कॉमन आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये चीज़ मेरे पास आ गई। ठीक है, अब हमें जो ऑप्शंस है मेरे उनके साथ मिलाना है यहाँ पे। तो देखिए मैंने आपको चीज़ सिखाई थी, ये मेरे पास आ गया ए कैप माइनस बी कैप का मॉडुलस आया 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये चीज़ आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बराबर भी होता है ये। तो अगर मेरे पास जो ऑप्शन आया मेरे पास ए कैप माइनस बी कैप, इसका मॉडुलस वो आया 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ये वाला। तो मेरे पास आया 2 इंटू 1 माइनस, यहाँ पे कॉस 2 थीटा को मैं यूज़ कर सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 और ये नेगेटिव नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बाई 2 हमने लिया था यहाँ पे एंगल में। तो ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास आया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब वो उन्होंने इसका रिजल्टेंट पूछा है। ठीक है, हमारे पास होता है ना ऐसे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये चीज़। और अगर मेरे को ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर ही निकालना है तो मैं इसको अंडर रूट कर देता हूँ। ऐसे करके हम निकालते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस बी इंटू कॉस थीटा। तो हमें ये चीज़ निकालनी है, इसका स्क्वायर नहीं निकालना। तो यहाँ पे मैं अंडर रूट लेके वो निकाल दूंगा इसको अंडर रूट में से। तो 4 का तो मेरे पास 2 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा बाई 2 आ गया। तो यही मेरा आंसर है। और आंसर कौन सा है ये, इसमें आंसर नंबर ए है। इसके बाद इफ़ एंगल बिटवीन, यहाँ पे ये जो बाकी की चीज़ें थी ना, यहाँ पे मैंने अंडर रूट लिखा नहीं है, अदरवाइज हर एक चीज़ पे अंडर रूट लगा हुआ था, क्योंकि हमें अंडर रूट से ही हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा रिजल्टेंट हम कैसे लिखते हैं वेक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू। ये आपको वेक्टर की समझ होनी चाहिए तो ही क्वेश्चन होगा ये। मान लीजिए उन्होंने बोला है कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं जिनमें एंगल है थीटा। ठीक है, तो ये मान लीजिए मेरे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ऐसे मान लेते हैं। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों में एंगल है थीटा, कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं। तो उन्होंने पूछा है दैट प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस ए। मान लीजिए ये ए है ये बी है, या इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको ए इसको बी। तो बी क्रॉस ए अगर मैं करूँगा तो अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करिए, ऐसे बी और ऊपर ए। तो इस डायरेक्शन में मेरे पास कौन सा आ गया, बी क्रॉस ए का प्रोडक्ट आ गया ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब उन्होंने कहा है कि दिस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इनटू दिस वेक्टर ए वेक्टर। तो इनका आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है, देखिए जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है, ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है वो दोनों ओरिजिनल वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये इसका आंसर है। फिर देखिए, फिर से सुनिए, ये मेरे पास मान लीजिए बी वेक्टर है और ये मेरे पास ए वेक्टर है, और ये इनके बीच में एंगल है थीटा। ऐसे अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, ये बी वेक्टर और ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो अगर मान लीजिए मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इसका और इसका, ये दोनों वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी है, जो उनका आंसर ये आ गया दिस इंटू दिस ए। इनका हमें डॉट प्रोडक्ट लेना, और इसमें आंसर एंगल कितना है, 90। तो डॉट प्रोडक्ट आता है ए बी कॉस 90, कॉस 90 0, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, आगे वो पूछ रहे हैं, ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर। ठीक है, एग्जाम्पलर बुक आती है एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके क्वेश्चन है फॉर द वन डायमेंशनल मोशन डिस्क्राइब्ड बाय एक्स इज इक्वल टू टी इंटू टी माइनस साइन टी।
तो उन्होंने पूछा है कि क्या x जो x है x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। क्या x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी अगर मैं t की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी पुट करूं। अगर मान लीजिए मैं इसमें देखूं और अगर मैं t की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, अगर मैं 0 पुट कर दूं, ठीक है, वैसे t की वैल्यू उन्होंने बड़ी पूछी है, तो बड़ी वैल्यू अगर मान लीजिए मैं 30 पुट कर देता हूँ 30, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 30 माइनस साइन 30, साइन 30 आता है 1/2, तो x की वैल्यू तो 0 से बड़ी आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मैं 90 पुट करता हूँ, तो 90 माइनस 1 दैट इज 89, तो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो आप कोई भी वैल्यू इसमें t की वैल्यू पुट कीजिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो आपको x का जो आंसर मिलेगा वो हमेशा t से और 0 से बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उन्होंने बोला है पहला ऑप्शन जो हमें इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू t माइनस साइन t, तो ऑप्शन ए है जो मेरे पास, वो बोला है दैट x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन 0। तो t की वैल्यू अगर मैं 0 से बड़ी पुट करता हूँ तो हमेशा क्या x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, हाँ ये सही है। उसके बाद आ गया v, तो वेलोसिटी हमें निकालनी है d, वेलोसिटी होती है dx/dt। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आया t की वैल्यू है 1 माइनस कॉस t, ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा है दैट v इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। अगर मैं मान लीजिए t की वैल्यू इफ़ t ग्रेटर देन 0 पुट करता हूँ, मान लीजिए ये हम घूमते हैं और यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये 360 आ गया। मान लीजिए मैं t की वैल्यू 360 पुट करता हूँ, ठीक है, तो v इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 360 कितना होता है, कॉस 360 होता है 1 माइनस 1, तो मेरे पास आ गया 0, ठीक है। तो ये नहीं है कि t की वैल्यू अगर मैं 0 से बड़ी पुट करूँगा तो हमेशा v की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, ये गलत है, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद उन्होंने पूछा है एक्सेलरेशन, सी ऑप्शन है जो सी ऑप्शन है दैट ए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0। तो इसको मैं फिर एक बार डिफरेंशिएट करूँगा, एक्सेलरेशन इज dv/dt, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो 0 माइनस कॉस की डिफरेंशिएशन क्या आती है माइनस साइन टी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया साइन टी, ठीक है। तो अब उन्होंने पूछा है कि क्या ये जो मेरा वैल्यू है साइन की, वो अगर मैं t की वैल्यू 0 से बड़ी पुट करता हूँ तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, a की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी, नहीं। साइन तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाके मान लीजिए मैं 210 पुट करता हूँ, t की वैल्यू 210, तो आंसर आ गया नेगेटिव, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो अब उन्होंने पूछा है फोर्थ ऑप्शन vt लाइज बिटवीन 0 एंड 2, तो vt ये मेरे पास आया था, तो जो वेलोसिटी आई थी वो आई थी 1 माइनस कॉस टी, ठीक है। तो इसकी कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है, कॉस की मिनिमम वैल्यू मान लीजिए कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, पहले तो हम कॉस की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर दूँ, ठीक है, इससे बड़ा तो नहीं होता, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 माइनस 1 आ गया 0, और कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या आती है दैट इज़ -1, तो यहाँ पे अगर मैं इसमें -1 पुट कर दूँ तो 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 2, तो मतलब ये जो वेलोसिटी इसकी वैल्यू 0 और 2 के बीच ही लाई करेगी, तो ये ऑप्शन हमारा सही है डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ, बाकी के कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पलर के वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे और इन क्वेश्चंस को समझने के लिए वेक्टर की समझ चाहिए, ठीक है। थैंक यू।